हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा। जो अस्थमा होता है ये बेसिकली रिस्पायरेटरी कंडीशंस होती है, और जो रिस्पायरेटरी कंडीशंस है वो मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है। और जो हमारा लंग्स होता है पर्टिकुलरली हमारे एयरवेज को अफेक्ट करता है। एयरवेज क्या कहलाता है? एयरवेज जो है जहाँ से हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है, उस वे को हम कहते हैं एयरवे या एयर पैसेज, है ना। चलिए हम डायग्राम से समझते हैं। ये वाइन पाइप स्ट्रक्चर है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, है ना। और ये जो ट्रैकिया है ये दो प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है, जिसको हम राइट प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं, और दूसरा होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, है ना। जो ब्रोंकस होते हैं वो भी बाइफरकेट होते हैं, डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में, स्मॉल ब्रोंकियोल्स में। एंड देन जो स्मॉल ब्रोंकियोल्स होते हैं उसके बाद एल्व्यूलाई आता है ना। एल्व्यूला ऑल्सो नोन एज एयर सैक्स। एल्व्यूला जो होते हैं ये इनका फंक्शन होता है गैसेस का एक्सचेंज कराना। CO2 और O2 का एक्सचेंज करने का काम जो होता है एल्व्यूलाई के थ्रू ही किया जाता है। चलिए मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारी एल्व्यूलाई है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब जो हमारी एल्व्यूलाई है उसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एंड इसके नीचे प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज, है ना, जिसको हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये इसके पास होता है CO2। ये CO2 वाला ब्लड इसमें फ्लो हो रहा होता है। तो हमारा एक्सचेंज कैसे होगा? जब ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगी और जो CO2 वाला ब्लड है वो एल्व्यूलाई में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस में हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज, है ना। जब गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है तो जो CO2 है वो हमारे माउथ के थ्रू आउट हो जाती है। एंड जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो ऑक्सीजन मिल चुकी है इस ब्लड को, वो ब्लड क्या होता है हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होने लगता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहते हैं, है ना। इसके बाद हमारा हम देखते हैं जो हमारे 3 स्टेप प्रॉब्लम है। 3 स्टेप प्रॉब्लम मतलब जो हमारा अस्थमा हो रहा है उस किस प्रॉब्लम के कारण हमारा जो अस्थमा है वो हो सकता है, कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। इसमें फर्स्ट है एयरवे इन्फ्लामेशन। एयरवे इन्फ्लामेशन, इसको हमने समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं। जिस पहला हमारे ये नॉर्मल एयरवे, इसको हम पहले नॉर्मल एयरवे को समझते हैं। ब्रोंकियोल्स का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो उसकी एक बॉल है, जो वे है ना। इस वे से क्या होता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलिए हम पहले देखते हैं इसको। इनर वॉल होती है, ये जो ब्रोंकस है इसकी इनर वॉल जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है, म्यूकस से बनी होती है। एंड इसे आउटसाइड में जो प्रेजेंट होती है वो मसल लेयर होती है ना। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज नॉर्मल एयरवे, है ना। यहाँ पे इजीली जो है एयर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आना जाना क्लियरली हो पा रहा है। बट एयर मैंने यहाँ पे दिखाया, इसका फर्स्ट जो है प्रॉब्लम इसमें एयरवे इन्फेक्शन। एयरवे इन्फेक्शन क्या है? जब हमारी ये वॉल जो होती है, अंदर की वॉल होती है, यहाँ पे किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ना। इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगी, ये वॉल इसमें रेडनेस हो जाएगी, है ना। रेडनेस आ जाएगी और इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, जिस वजह से ये क्या होगा, नैरो हो जाएगा, है ना। जिस वजह से ये जो वे है, एयर वे पैसेज है, ये नैरो हो जाता है। और यहाँ पे जो एयरवे पैसेज नैरो होने के कारण जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा, है ना। कम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि जब अगर जो एयरवे है, अस्थमैटिक एयरवे, ब्रोंकस वाली जो वॉल है, इसमें पहले से ही कोई इन्फ्लामेशन हो चुका है, प्रेजेंस हो चुका है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन भी कम हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ नैरो ब्रोंकस, है ना। नेक्स्ट, अगर हम इसमें कोई भी बाहर से ट्रिगर्स जस्ट लाइक डस्ट, एलर्जेंस और स्ट्रेस टाइप का यहाँ पे आके अफेक्ट करेगा, तो ये जो है वॉल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करने लगेगी, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स क्रिएट करने लगेगी, है ना। जिस वजह से ये स्पेस जो है और भी ज़्यादा कम हो जाएगा और ये अफेक्ट करने लगेगा। तो अस्थमैटिक एयरवे डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है मसल विद इन एयरवे कॉन्ट्रैक्ट ब्रोंकियोस्पाज्म।
मसल्स, मतलब जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो उस कंडीशन को हम ब्रोंकियोस्पाज्म कहते हैं, है ना। अब हम देखते हैं जो ब्रोंकियोस्पाज्म में क्या होता है। जब ये इन्फ्लामेशन हो चुका है ना, ब्रोंकस की वॉल में इन्फ्लामेशन हो चुका है और जो ट्रिगर्स हैं वो भी अफेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, जो कैपिलरीज है वो सॉरी जो ब्रोंकस वॉल है वो और भी ज़्यादा नैरो हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और जो बाहरी इसके स्ट्रक्चर में मसल्स लेयर थी, जो स्मूथ मसल थी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी पूरी तरह से, और म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा, है ना। अंदर से म्यूकस सिक्रीट होने लगेगा और वॉल्स जो है मसल लेयर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिस वजह से ये जो स्पेस है बिल्कुल भी कम हो जाएगा और ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से बंद होने लगेगा धीरे धीरे, जिसको हम अस्थमैटिक अटैक भी कहते हैं, है ना। चलिए हम इसको देखते हैं डेफिनेशन। अस्थमा इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिवर्सिबल लंग डिसीज। जो अस्थमा होती है एक प्रकार की क्रॉनिक, मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाली, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, इन्फ्लामेशन, डस्ट पार्टिकल या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना ब्रोंकस की वॉल पे, वो कहलाता है ऑब्स्ट्रक्शन। एंड रिवर्सिबल लंग डिसीज, रिवर्सिबल का मतलब है अगर अस्थमेटिक पेशेंट्स है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन वगैरह प्रॉपर चल रही हैं, तो वो पेशेंट जो है पूरी तरह से ठीक हो सकता है, पूरी तरह से फिर से अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें आ सकता है ना, उसको कहते हैं हम रिवर्सिबल। इन विच देयर इज इन्फ्लामेशन, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है, एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल ल्यूमेन, ये जो ब्रोंकियल ल्यूमेन्स है ना, जो छोटे छोटे स्मॉल ब्रोंकियल ल्यूमेन है, इसमें क्या होगा, नैरोइंग हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगा, एंड अ हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स, और जब इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन या ट्रिगर्स अफेक्ट करेगा तो ये हाइपर रिस्पॉन्स शो करने लगेंगी, है ना। एंड देन स्टिमुलाई कैरेक्टराइज बाय वीजिंग, जिस वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो जाएगा और जो ऑक्सीजन हमारा और CO2 ट्रांसफॉर्म होगा, तो वहां से क्या होगा, स्पेस नैरो होने के कारण बीजिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा, है ना, बीजिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा। एंड डिज्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, कफिंग, है ना, कफिंग के साथ म्यूकस भी सिक्रीट हो सकता है। एंड देन होगा चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस मतलब जो हमारा चेस्ट है वो भी हमें बहुत टाइटनेस फील होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अस्थमा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अस्थमा, एक्सट्रिंसिक अस्थमा एंड इंट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा हम देखते हैं पहले, एलर्जिक एटोपिक एक्सट्रिंसिक अस्थमा। एलर्जिक का मतलब होता है एलर्जेंस, किसी भी प्रकार के एलर्जेंस से होने वाला एलर्जिक, है ना। एटोपिक एक्सट्रिंसिक अस्थमा। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू इनहेलेशन, जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है ये एक प्रकार के एनवायरमेंटली फैक्टर से अफेक्ट होता है ना। इसमें क्या होता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, है ना। मैं बता चुकी थी कि जो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल्स अफेक्ट होंगे, जैसे जस्ट लाइक डस्ट, है ना, और परफ्यूम्स एट्सेट्रा। ऑफ स्पेसिफिक एलर्जेंस, मतलब किसी भी स्पेसिफिक एलर्जेंस से हो सकता है ना, सच एज पेट टेंडर, जो जैसे पेट टेंडर, डॉग्स एंड एनिमल्स, किसी को इन्फेक्शियस टाइप के जो उनके हेयर्स होते हैं उनसे इन्फेक्शंस जो होता है, इन्फेक्शंस हो सकता है। हाउस डस्ट, फीदर्स, है ना, फीदर्स एंड पॉलन, पॉलेंस जो फूल होते हैं उनके परागकण से होने वाला पॉलन पॉल्यूशन। फूड, फूड से भी हो सकता है। सेकेंड हमारा नॉन एलर्जिक नॉन एटोपिक इंट्रिंसिक अस्थमा, इसमें कोई भी एलर्जेंस नहीं अफेक्ट कर रहा है ना, नॉन एटोपिक है और इंट्रिंसिक अस्थमा है। इसमें मतलब इंटरनली अफेक्ट हो रहा है, जो लंग्स हमारा इंटरनली अफेक्ट होगा। इरिटेंट इन एयर नॉट रिलेटेड टू एलर्जीज।
एलर्जेंस तो नहीं है यहाँ पे, पर इरिटेंट पार्टिकल्स हैं। इरिटेंट पार्टिकल्स वो होते हैं जैसे हमें जो कोल्ड हो गया, हीट वेदर हो गया, कफ हो गया, ये जो होते हैं इंटरनली फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, है ना। सच एज एयर पॉल्यूशन, जैसे एयर पॉल्यूशन, है ना, कोल्ड, हीट, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत गर्म वेदर हो गया, चेंजेस, है ना, वेदर चेंजेस, अगर सडनली वेदर्स में चेंजेस हो रहे हैं तो हो सकता है। फ्यूम्स, स्मोक्स, रूम डिओड्रेंट, रूम डिओड्रेंट मतलब फ्रेगरेंस, RTI, है ना, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेस हो गया, और इमोशंस, कोई भी इमोशंस, स्ट्रेस अगर पेशेंट्स को है, एनसेड्स, किसी भी टाइप की एनसेड्स मतलब टैबलेट्स ले रहा है अगर, उससे भी हो सकता है। प्रिजर्वेटिव्स, जो प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनसे हो सकता है ना। हमारा ETA का मतलब कि जो एक्सटर्नल फैक्टर, और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अस्थमा को क्रिएट करते हैं। इसमें जो होते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, है ना, एक्सरसाइज के कारण हो सकता है अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा का मतलब होता है कि किसी भी वर्क प्लेस, जैसे क्लोथ स्टोन इंडस्ट्री, जैसे कपड़े की इंडस्ट्री हो गई, और स्टोन्स पत्थर की इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, उससे भी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। कोल एंड माइन फैक्ट्रीज, कोयले की फैक्ट्रीज से। नेक्स्ट मिक्स अस्थमा, मिक्स अस्थमा जो होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों प्रकार का हो सकता है। कफ वेरिएंट अस्थमा, जिसमें बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है अगर पेशेंट को, तो इसके कॉज और रिस्क फैक्टर हैं, है ना। कॉज देखते हैं हम, जो अस्थमा होते हैं इसका एग्जैक्ट कॉज तो हम नहीं बता सकते हैं कि किस कारण से हो रहा है ना, क्योंकि सभी पेशेंट्स को अलग अलग प्रकार के कॉज होते हैं जिससे अस्थमा हो सकता है ना। सबको एक ही प्रकार का कॉज नहीं होगा, सबके अलग अलग टाइप के कॉज होते हैं। तो हम इसमें कॉम्बिनेशन है हमारा, जो इसमें हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, है ना, कॉम्बिनेशन से एनवायरमेंटल के और जेनेटिक फैक्टर्स भी। पहले हम देखते हैं अस्थमा के रिस्क फैक्टर, है ना, और कॉज। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, रिस्पायरेशन में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो। फिजिकल एक्टिविटी, हमारी जो फिजिकल डेली लाइफ एक्टिविटी है उसके कारण। कोल्ड एयर, बहुत ठंडे एयर एनवायरनमेंट में अगर अचानक से चले जाते हैं तो हो सकता है। एयर पॉल्यूशन एंड इरिटेंट्स, और जो पॉल्यूटेड एयर है ना, और इरिटेंट्स, उसी के कुछ इरिटेंट्स होंगे जो हमें इरिटेट करते हैं। सर्टेन मेडिकेशंस, किसी भी प्रकार की मेडिकेशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रेस, कोई इमोशनली बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है अगर, है ना, और जिसको स्ट्रेस भी रहता है तो उसको भी अफेक्ट कर सकता है। प्रिजर्वेशंस, प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है कोई भी वेजिटेबल्स या फूड्स जो लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण हो सकता है। फूड एलर्जी, कोई भी फूड से एलर्जी हो सकती है, पर्टिकुलर कोई भी फूड हो सकता है ना। लो बर्थ वेट, अगर जन्म के टाइम पे बच्चे का वेट बहुत कम है तो भी हो सकता है। एक्सट्रीम चेंजेस इन वेदर, बहुत ज़्यादा वेदर में चेंजेस हो गया, है ना, बहुत कोल्ड हो गया या हीट हो गया। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को भी अस्थमा है तो भी 80% या 70% चांसेस होते हैं कि हो सकता है।